उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, और टॉपर तो बनना है चाहे दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन क्लास होगा। 1 घंटे से भी ज्यादा की ये क्लास है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, समझ लो इस बार हिंदी में वो 100 में 100 लेकर आएगा। इस बार हम आग लगा देंगे भाई, और हिंदी में तो 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। तो क्लास 12 हिंदी 2026 100 नंबर बिल्कुल पक्का। बस एक ही वीडियो में पूरी हिंदी खत्म आज हम करेंगे, पूरी हिंदी का खात्मा। ठीक है, इससे बाहर 2026 में कुछ भी आने वाला नहीं है। कितना भी ट्राई कर लो भैया, पूरे बुक का ये निचोड़ है। और अब एग्जाम की टेंशन कर दो भैया खत्म, क्योंकि आ चुके हैं आपके भैया शुभम। टोटल आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये तो जान लो। हमारे हिंदी में कुल 19 टॉपिक हैं, मतलब 19 टॉपिक, और आज हम इस वीडियो में पूरे के पूरे 19 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, इसीलिए तो इतना टाइम लग रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को 10 नंबर, महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवियों का 5 नंबर, कहानी भी आती है 5 नंबर, और खंड काव्य हो गया 5 नंबर। ये हो गया पूरा खंड का, जो कि 50 नंबर का है, उसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे खंड खा में संस्कृत गद्यांश 7 नंबर, संस्कृत पद्यांश 7 नंबर, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2, अनेकार्थी शब्द 2, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2, वाक्य संशोधन 2, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आते हैं। पत्र लिखना भी सीखेंगे और निबंध भी पढ़ेंगे। मतलब कोई ऐसा टॉपिक हिंदी में नहीं बचने वाला जो हम इस वीडियो में ना पढ़ें। तो आज हिंदी को बोल देंगे टाटा बाय बाय, और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक काम करना, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। किसके लिए? हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम ऐसे ही क्लासेज आपको देते रहें। और अगर आपको चाहिए नोट्स, वीडियोस, पेपर, सारा पीडीएफ, तो प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे हमारा नंबर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों से। चलिए शुरू करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ठीक है, टोटल 10 नंबर के आते हैं, और ये 10 नंबर अगर आपको कंप्लीट करना है ना, तो बहुविकल्पीय के कम से कम आपको 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ने होंगे, तब ये आपका 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? बताओ, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? कोई बता सकता है? फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है मुंशी प्रेमचंद, थर्ड है गणेश शंकर विद्यार्थी, और फोर्थ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अरे भैया, प्रताप जो पत्रिका है ना, इसके संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ठीक है, अब कई पत्रिकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में आती है, जैसे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? किसी को पता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? इसका भी आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। बाय द वे, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के 50-50 क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन का आंसर बताया। जाकर वीडियो भी सर्च करके देख लेना, कोई भी टॉपिक हो पीछे शुभम लेक्चरर लगा देना, आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सारे हाई रेटेड गबरू वाले हैं, 5 रेटेड वाले। देखो, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? बताओ, इसमें से कौन सी रचना है जो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है?
फर्स्ट है इंदुमती, सेकंड है नहुस, थर्ड है आलोक पर्व और फोर्थ है अपनी खबर। देखो भैया इंदुमती जो है ना, ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की एक कहानी है और इसी को प्रथम कहानी भी माना जाता है हिंदी साहित्य का। तो इंदुमती जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पर देखते हैं भैया। थर्ड वाला क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं स्टार्टिंग में भैया ना, उसका आंसर मैं आपसे चाहता हूं, बाकी देखा जाएगा। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? बताओ, भूले बिसरे चेहरे ये एक रेखा चित्र है और इसके रचयिता कौन है? ठीक है, फर्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सेकंड है अमृत राय, थर्ड है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ है राजेंद्र यादव। भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार। ठीक है, अब ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझना। कुछ बच्चे क्या करेंगे जानते हो? शायद कुछ बच्चे अब कुछ देर तक वीडियो देखेंगे फिर चले जाएंगे, अरे यार छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। ये बाद वाली जो आदत है भैया, बाद और कल वाली आदत ना, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। ना तो कल कभी आया है ना आएगा। ठीक है, आप कल कल करते रहते हो, कल कभी नहीं आता। चलो भैया चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है? फर्स्ट है भीष्म साहनी, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और फोर्थ है प्रेमचंद। भैया अज्ञेय जी हैं, जो इतना बड़ा नाम आपको दिख रहा है ना, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम अज्ञेय बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो ये हैं हमारे शेखर एक जीवनी के लेखक। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। 5 नंबर, भारत की एकता के लेखक कौन है? अब अगर ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं आता ना, तो आप 12th में पढ़ रहे हो, बेकार है भैया, बेकार है, मैं तो टूट गया। तो भारत की एकता के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रो जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चारों जो लेखक आपको दिख रहे हैं ना, आपके 12th में इन चारों का चैप्टर है। ठीक है, चारों लेखक आपके 12th में हैं। तो इसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब देखो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई या प्रो जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का साहित्यिक परिचय बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, तो आप ये जरूर पढ़ लेना और दूसरा ऑप्शन यहां पे सही होगा। चलो बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? बताओ, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? फर्स्ट है संस्मरण, सेकंड है डायरी, थर्ड है आत्मकथा, फोर्थ है यात्रा वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं जो है ना, ये आत्मकथा विधा की रचना है। देखो एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं भाई इधर से सुना इधर से निकाल दिया काम खत्म, ऐसे वाले क्वेश्चंस ये नहीं है। और बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं सर जी जो भी आप पढ़ाते हो उसका इंपॉर्टेंट नोट्स दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर्स आप दीजिए हमें, व्हाट्सएप पे आप मुझे नोट्स और वीडियोस दीजिए। भैया ये सब आपको मिलता है, बस आपको करना क्या है, जाना है प्ले स्टोर पे, वहां से मेरा ऐप जो है शुभम लेक्चरर वो डाउनलोड कर लेना है, सर्च करना शुभम लेक्चरर आ जाएगा, रजिस्टर कर लेना, वहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे। वहां पे मेरा क्रैश कोर्स भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं भैया। तो अगर आपको वो वाले क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, या वो वाले नोट्स चाहिए, पेपर चाहिए ना, तो आपको करना क्या है, सिर्फ मेरा ये नंबर है 9918332305, इस पर आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। नंबर नोट कर लो, मैं आपको सारे के सारे नोट्स, वीडियोस, पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप लोग सोचना। और क्रैश कोर्स भी मेरा है, ज्वाइन कर लोगे भाई, गारंटी है पास होने की अच्छे नंबर से। चलो भैया 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। चारुचंद्र लेख की विधा है, चारुचंद्र लेख ये किस विधा की रचना है? बताओ, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है? भैया उपन्यास है। चारुचंद्र लेख जो है ना, ये उपन्यास विधा की रचना है, दैट्स अ सिंपल। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बिना सोचे समझे टिक कर दो मेरे भाई।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 8 नंबर। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? बताओ, हिंदी साहित्य का कौन सा काल है जिसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भैया भक्तिकाल को हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं और रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। तो 8 का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? बताओ, अग्रदास जी जो हैं ये किस काव्य धारा के कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के, सूफी काव्य धारा के, वीर काव्य धारा के, या राम काव्य धारा के? भैया राम काव्य धारा के कवि हैं अग्रदास जी। ठीक है, तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में और देखेंगे क्योंकि अभी भैया हमें गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी सब कुछ पढ़ना है। तो 10 क्वेश्चन मैं आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं। बाकी के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बस यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है, चलो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? ये तो बहुत इजी है। विनय पत्रिका, इसके रचनाकार कौन है? फर्स्ट है तुलसीदास, सेकंड है कबीरदास, थर्ड है सूरदास, फोर्थ है जायसी। भैया तुलसीदास जी हैं विनय पत्रिका के रचनाकार। फर्स्ट वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देना और सही भी हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव के टॉप 10 क्वेश्चन। लेकिन अभी तो हमारा सिलसिला भाई चला है, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, अभी तो बस शुरुआत है। चलो अब चलते हैं बच्चों, 10 नंबर ये हो गया। 10 नंबर का आपका आएगा गद्यांश। और गद्यांश में बेसिकली होता क्या है? बहुत इजी है। आपके जो हिंदी गद्य के चैप्टर है ना, उससे एक आपको ऐसे गद्यांश दे दिया जाएगा। सिर्फ आपको इसे पढ़ना है और पढ़कर आपको इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है और इन सारे क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा। देखो कोई कोई गद्यांश होता है थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा होता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ये वही वाला गद्यांश है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया क्वेश्चन, हो गया 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर, इजी है भाई। अब देखो इसको लिखना कैसे है वो भी हम बताएंगे। देखो ये कैसे इसको जाकर कॉपी में लिखना है वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भैया जब आपको पेपर मिलेगा ना तो सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना होगा। तो हम पढ़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं, फिर लिखना सीखते हैं। ठीक है, चलो। मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी कुछ तो नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद ये भी नहीं बदलती, और यदि वो ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। अब देखो ये जो आपका गद्यांश है ना, ये उस लेवल में आता है। एक होता है बहुत इजी जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम ऐसे लिखे मिल जाएंगे, उठाकर लिख देना है। ये आता है थोड़ा अपर लेवल में, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो ये किस चैप्टर का है, पहचान सकते हो? देखो चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम, ये आपको पहले से आना चाहिए। ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए कि अशोक के फूल के लेखक कौन है। देखो ये किस चैप्टर का है, यहां पे अशोक आ गया, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है उसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, भाषा और आधुनिकता के प्रो जी सुंदर रेड्डी जी, निंदा रस के हरिशंकर प्रसाद जी। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, इतना ज्ञान जरूरी है मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। देखो भैया 2 नंबर आपका फ्री में मिल गया कि नहीं? पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हो गया काम। 2 नंबर ये फ्री का रहता है, सिर्फ आप चैप्टर को पहचान लो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। किसकी व्याख्या करनी है? देखो ध्यान से, जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो यहां से आप, यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद ये भी नहीं बदलती। ठीक है, यहां से यहां तक व्याख्या करनी है, मतलब इसी को थोड़ा चेंज करके आपको लिखना है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके हिंदी को हिंदी में ही लिखना है मेरे भाई, हिंदी को इंग्लिश में नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरा, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
मनोवृत्त का अर्थ होता है सोच में परिवर्तन, और धावन शब्द का अर्थ होता है दौड़ना या तीव्र गति से प्रक्रिया। ठीक है, यही इसका अर्थ है। देख लो, मैंने यहां पे आंसर भी सारा लिख रखा है और अभी एक एक करके मैं आंसर भी बताने वाला हूं। ये देखो, ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है। ठीक है, पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या है। और इसके बाद देखो, ये मनोवृत्त का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका है और उसकी सोच में परिवर्तन है। धावन का आशय है दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रगति। ठीक है, तो यही आपको ऐसे लिखना है। अब मैंने कहा था ना कि ये वाला जो गद्यांश है थोड़ा सा अपर लेवल का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चौथा, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? तो भैया देखो ध्यान से, यहां पे दिया गया है, कहीं तो होगा। ये देखो, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। यही लिख दोगे, थोड़ा और लिख दोगे। देखो, कहीं भी तो कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। मतलब अशोक आज भी उसी मौज में है जैसा हजारों वर्ष पहले था, क्योंकि उसको पता है भैया उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा चिल करो। ठीक है, अभी आगे आंसर बताऊंगा मैं। इसके बाद देखो बच्चों, पांचवा, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? तो देखो यहां पे सीधा सीधा लिखा है, लेखक के अनुसार। देखो, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति, मतलब लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि लिखा नहीं है। देखो, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। मतलब लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, यही लिख दो, 2 नंबर फिक्स है। अब इसको जब सॉल्व करना मेरे भाई, कॉपी में लिखना ना, तो पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। देखो, 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा कैसे हम कॉपी लिखेंगे, नहीं पता तो जाकर देख लो। ठीक है, अब देखो, जब इसको सॉल्व करना, इसका फर्स्ट वर्ड मगर उदास होना, डॉट 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 करके बड़ा बुरा होता, इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि गद्यांश 2 रहेंगे, सॉल्व एक ही करना है। अब आपने कौन सा किया है कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, मगर उदास डॉट 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 करके बड़ा बुरा होता। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला तरीका, सबसे पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप संदर्भ के रूप में ऐसे हेडिंग डाल के लिख दो। आप हाई स्कूल में संदर्भ लिखते थे ना, कुछ वैसे ही। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये हो गया भैया लेखक का नाम, ये हो गया पाठ का नाम। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा और ये बाकी ब्लू से। ठीक है, और 2 नंबर हो जाएगा बच्चों ऐसे आपके नाम। ठीक है, ये देखो, बस ऐसे लिख दो, काम हो जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट देने का मौका मैं दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, ये इतने का व्याख्या करना है। यदि बदले बिना वो आगे बढ़ सकती तो शायद ये भी नहीं बदलती, और यदि वो ना बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धामन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। अब इसको लिखना कैसे है, थोड़ा बहुत चेंज करके, एक्सचेंज करके। ये देखो, हेडिंग डालेंगे एक बहुत प्यारा सा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। लेखक के अनुसार अशोक का वृक्ष बिना उदास हुए आज भी पूर्व की भांति मस्त एवं प्रसन्नचित है। मतलब उसी को थोड़ा डिफरेंट लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, उसकी प्रवृत्ति रूप स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके विपरीत मनुष्य की सोच या मनोवृत्तियों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभी और भी लिखना है, थोड़ा ज्यादा लाइन में लिखना, नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। यदि इस परिवर्तन के बिना उसका काम चल सकता तो उसकी मनोवृत्ति में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, वो आज भी सदियों पुराने आदिमानव के समान ही होता। यदि बाद की व्यावसायिक परिस्थिति में मानव जीवन स्थिर हो जाता तो उस स्थिति में भयंकर व्यावसायिक संघर्ष होता। साथ ही यदि इसके बाद विज्ञान के मशीनीकरण पर आधारित रथ घर घर के नाद के साथ अपनी पूरी गति से दौड़ने लगता तो आज बड़ी विकट और भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती। भैया ऐसे लिखना है, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि भैया यही उठाकर छाप दो, थोड़ा बहुत एक्सचेंज करके अपनी तरफ से लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएगा। यू आर आल्सो अ राइटर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए।
मतलब 4 नंबर फिक्स हो गए। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब मनोवृत्ति शब्द और धावन शब्द, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने बताया था वही उठाकर यहां पे भी लिख देना। देखो ये मनोवृत्ति का आशय व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है। धावन का आशय दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रगति की प्रक्रिया से है। बस यही होता है अर्थ। मतलब मनोवृत्ति का जो आशय है वो व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसकी सोच में परिवर्तन से है, ठीक है। और धावन का जो अर्थ है वो दौड़ने अथवा तीव्र गति से प्रक्रिया से है। बस हो गया, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ऐसे ही आपको लिखना है। और मैं पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने कि भाई ये वाला जो गद्यांश है ना थोड़ा टफ लेवल का है, और भी इजी होते हैं। देखो चौथा, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? बताओ अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? तो ये भी मैं अभी बताया था आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, ये देखो लेखक के अनुसार अशोक आज का वृक्ष आज भी उसी मौज में है जिसमें वो हजारों वर्ष पूर्व था। इसका कारण ये है कि वो उदास होकर नहीं रहना चाहता। उसे ज्ञात है कि उदास होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ना ही पूर्व की परिस्थिति को लौटाया जा सकता है। जैसे मान लो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी रही हो भाई, बढ़िया गाड़ी वाड़ी से चल रहे थे, अब क्या हुआ कि कंडीशन थोड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता, ठीक है। तो क्या होगा? तो क्या आप उदास होकर बैठ जाएंगे? नहीं, उदास नहीं होना है मेरे भाई, चिल करो, जो भी होगा देखा जाएगा। पहले ज्यादा में मैनेज करते थे, अब थोड़ा कम में मैनेज करो, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए भाई, चेहरे की खुशी, ठीक है। तो 2 नंबर ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा बच्चों, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन देखो, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? मतलब लेखक के अनुसार जो है किसमें परिवर्तन हुआ है? तो देखो लेखक के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति अथवा उसकी सोच में परिवर्तन हुआ है। ये 2 नंबर आपके कंप्लीट हो गए और ऐसे एग्जामिनर आपको देगा। देखो ये 10/10 ऐसे नंबर आपको देगा, एक भी नंबर वो काटेगा ही नहीं। अगर तरीका आपका अच्छा है भाई फिर आप चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये गद्यांश भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है, साइड में हूं। पद्यांश पे आते हैं बच्चों, ये है आपका पद्यांश। देखो गद्यांश की तरह सेम ये भी रहेगा, बस वहां पे बच्चों गद्यांश था, मतलब एक गद्यांश दिया था, उसके नीचे 5 क्वेश्चन थे, 10 नंबर आपको मिल रहा था। यहां पे एक पद्यांश दिया है, यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन हैं और 10 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, चलो पढ़ते हैं। अब ये वाला जो पद्यांश है ना, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। देखो ध्यान से, मतलब यहां पे हुआ क्या है, जैसे कैकेयी जी ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था, सबको पता है, ताकि उसके जो पुत्र थे भरत जी, उनको राज्य मिल सके, ठीक। तो वही अब कैकेयी जी अनुताप कर रही हैं और वो कह रही हैं, देखो कैकेयी जी, भरत जी और अयोध्यावासी सब राम जी के पास गए हैं उनकी कुटिया में। क्या कहती हैं कैकेयी जी? देखो, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। मतलब कहते आते थे अभी तक यही नरदेही, मतलब लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। मतलब माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। मतलब माता बुरी नहीं हो सकती, पुत्र भले ही बुरा हो जाए। अब देखो क्या कह रही है कैकेयी जी, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मतलब अब कहेंगे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है। मतलब अब वो कहती है कि अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता कुमाता हो गई है, माता बुरी हो गई है, ठीक है। फिर देखो वो कहती है भरत को संबोधित करते हुए, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, मतलब बस मैंने इसका बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा। मतलब इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल का मतलब होता है कोमल, गात्र का मतलब होता है शरीर ही देखा। कैकेयी जी कहते हैं बस मैंने इसके बाहरी स्वरूप को ही देखा, इसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा और इसके कोमल शरीर को नहीं देखा। वो कहती है परमार्थ ना देखा, मतलब परमार्थ दूसरों का हित मैंने नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने पूर्ण स्वार्थ
स्वार्थ वृत्त काम किया, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, और इसी कारण तो हाय ये बाधा आज उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे देखो वो कहती हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक ऐसी अभागिन रानी थी, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, कि जन्म जन्मांतर तक मेरे जीव यही सुनते रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रघुकुल की रानी को धिक्कार है जिसने स्वार्थ, महास्वार्थ, जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। तो कैकेयी जी अपना प्रायश्चित कर चुकी हैं, अब हम अपना प्रायश्चित करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इनकी व्याख्या करनी है जो 2 लाइनें ऊपर की हैं। ठीक है, अभी करेंगे। तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि माता कुमाता, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, बस यही लिख दो। चौथा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो कैकेयी जी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का केवल कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं भाई, पद्यांश में अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा तब आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, हिंदी मीनिंग नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये गद्यांश नहीं है कि डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है। पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है। इन पंक्तियों में कैकेयी जी को अपने ऊपर लगे निष्कलंक को लेकर पश्चाताप हो रहा है कि लोग मुझे यही कहेंगे भाई। ठीक है, चलो अब एक एक का आंसर देखते हैं। जब भी इसको सॉल्व करना ऐसे लिख देना, कहते आते थे और महास्वार्थ ने घेरा। देखो ऐसे लिख देंगे, कहते आते थे डॉट 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 महास्वार्थ ने घेरा। अब एक एक का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो भाई, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, बट हम एज अ संदर्भ लिखेंगे। वही सेम प्रोसेस, दोनों सही है, आपको कैसा भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। देखो, मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है साकेत। तो ये जो रचना ली गई है ना, साकेत से ही लिया गया, उसका छोटा सा पार्ट है। तो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो सब ब्लैक से आप लिखिएगा, बाकी ब्लू से। तो ये 2 नंबर भैया आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इसकी व्याख्या करनी है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब इसकी हम लोग अपनी भाषा में व्याख्या करेंगे। अभी मैंने बताया ही था, देखो ऐसे लिख दो, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो, प्यारा सा लिखो। कैकेयी श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती हैं। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस उक्त पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। बस यही लिख दो मेरे भाई, काम हो जाएगा। 2 नंबर यहां पे फिक्स हो गया आपका, बाकी आगे नहीं है शायद। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो। आगे है कि नहीं है? नहीं, आगे नहीं है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो ये भी मैंने बता दिया। देखो तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। बस ये 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलो बेटा, 2-2 नंबर हो रहा है, बाकी इजी है दोनों तीनों क्वेश्चन। देखो, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो देखो भैया, कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। बस ये सब हलवा वाले क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे उठाकर खा जाओ, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन भाई 5 नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? बताओ, इन पंक्तियों में कैकेयी जी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है? तो ये देखो इसका आंसर। इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। बस हो गया मेरे भाई, 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये देखो, रेड पेन लिया एग्जामिनर ने और ऐसे आपको नंबर भी दे दिया। 1 नंबर नहीं कटेगा मेरे भाई, बस थोड़ा सा चीजों को समझो।
तो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश 30 नंबर कंप्लीट कर लिए, 10 नंबर। अब हम चलेंगे साहित्यिक परिचय पे। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों किसी एक इंपॉर्टेंट लेखक का साहित्यिक परिचय। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, लेखकों में आज हमने लिया है प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। देखो आपके 12th में 3 साहित्यिक परिचय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और एक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का। अब वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका मैंने आपको पहले ही साहित्यिक परिचय बता रखा है। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो आज हम प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखे ना, पहले एक छोटा सा जीवन परिचय आपको लिख देना है, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, दीक्षा, मृत्यु, ये सब, ठीक है। उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, मेन हेडिंग, जिसमें आपको इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो लिखना है, और फिर रचनाएं लिख देना है, काम हो जाएगा। चलो भैया लिखते हैं जीवन परिचय। सबसे पहले छोटा सा, इसको आप एक संक्षिप्त परिचय के रूप में बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है। देखो, प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, साउथ में। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 में इनका देह स्वर्गवास हो गया। बस इतना लिख दो आप जीवन परिचय में। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। साहित्यिक परिचय हमारा मेन हेडिंग है, कैसी कैसी रचनाएं करते थे, कैसे थे, कैसा परिचय था। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए हैं। अहिंद भाषी मतलब हिंदी भाषा से अलग प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना लिख दोगे भाई, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चलते हैं रचनाओं पे। देखो 3 नंबर आपको मिलेगा साहित्यिक परिचय का, ठीक है। चल बेटा, 3 नंबर साहित्यिक परिचय का मिलेगा और 2 नंबर आपको मिलेगा रचनाओं का। देखो ये रचनाएं हैं। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। जैसे पहला है साहित्य और समाज, इसको नीचे लिखिएगा, नीचे वाली लाइन में, ठीक है। दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठवां है शोध और बोध, सातवां है तेलुगु वारिल तेलुगु ग्रंथ, 8वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ये अंग्रेजी में संपादित ग्रंथ है, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक, समझ में आ गया। बस हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा बच्चों रचनाओं का, यानी कि आपको 5 में 5 ऐसे नंबर मिल जाएंगे। तो लेखक का तो समझ में आ गया। अब लेखक में 2 लेखक और इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी जरूर पढ़ लेना। चलो भैया कवियों पे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, दोनों का, इसका और इसका, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कवियों पे। कवियों में हमने लिया है भैया रामधारी सिंह दिनकर जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। कवियों में अगर हम बताएं तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है बताऊं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद में से एक पढ़ लेना, इन्हीं में से आएगा भाई, गारंटी है। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ेंगे। पहले जीवन परिचय समझ लो, वही सेम प्रोसेस। देखो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हो गया।
तो ये हो गया बच्चों इनका जीवन परिचय, छोटा सा, ठीक है। बाकी अगला हेडिंग हमारा रहेगा वो रहेगा साहित्यिक परिचय। ये देखो साहित्यिक परिचय, इसमें क्या लिखना है, वही चीजें जो मैंने बताई थी। देखो दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। बस इतना लिख दो साहित्यिक परिचय में बच्चों, 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, ठीक। साहित्यिक परिचय हो गया, रचनाओं को देख लेते हैं। अब रचनाएं देख लो, 2 नंबर आपको दिलाएंगे। दिनकर जी की रचनाएं निम्न है, बहुत फेमस रचनाएं हैं। जैसे काव्य रचना में इन्होंने रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनकी काव्य की रचनाएं हैं। कविता संग्रह में अगर देखा जाए तो रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृत तिलक, हारे को हरिनाम आदि, ये इनकी कविता वाली रचना, यही फेमस रचनाएं हैं। और ये ऊपर जो है काव्य रचना बहुत फेमस है, सारी रचनाएं। बाल साहित्य में धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज के व्याह, ये इनकी बाल साहित्य की रचना है। 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट, यानी कि 3 साहित्यिक परिचय का, 2 इसका, 5 में 5 आपको यहाँ पर भी मिलेगा। हो गया भैया, कवि का भी साहित्यिक परिचय हो गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, उनको पढ़ लेना। चलो अब चलते हैं कहानी पे। 5 10 नंबर यहां पे भी कंप्लीट हुआ। अब कहानी चलते हैं, देखते हैं भैया। आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। देखो भैया कहानी में मैं बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ लो वही आएगा। ये 100% फिक्स होता है। साहित्यिक परिचय और कहानी ये 100% फिक्स वाले टॉपिक हैं। तो आप पंचलाइट, बहादुर और लाठी, इन 3 कहानियों को पढ़ लो। इसका आप सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ लो, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी लेता हूं। ऐसे लिख कर दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। बेसिकली हम ऐसे पढ़ेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इसको मैं डिटेल वीडियो में पहले भी दे चुका हूं और आगे भी दे दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो पंचलाइट रेणु जी की, रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली, एक बिहार में क्या है, महतो टोली है, उसमें अशिक्षित लोग हैं, मतलब कुछ अनएजुकेटेड लोग हैं, कम पढ़े लिखे, अब बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब हुआ क्या, रामनवमी का मेला आया और उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको वो पंचलाइट कहते हैं। लालटेन आपने सुना है, पहले चलता था, शायद आपने नहीं देखा हो, चलो उसी को कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लेना पंचलाइट फोटो, आपको दिख जाएगा क्या होता है पंचलाइट, ठीक है। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब पंचलाइट को देखने के लिए ना टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द सब इकट्ठा हो जाते हैं। बताओ, एक पंचलाइट को देखने के लिए। और आज जमाना कितना बदल गया है। अगर आप एक बाइक लेकर आते हैं या कोई गाड़ी लेकर आते हैं ना, कोई देखने नहीं आएगा आसपास का, इतने लोग बिजी हो गए हैं। और पहले देखो इतने लोग इकट्ठा हो गए। फिर होता क्या है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब पंचलाइट लेकर आए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है भैया फॉर्चूनर ले आए हो। मतलब पूजा पाठ, लोग गांव वाले इकट्ठा हो गए। यही होता है पिछड़े गांव, मतलब ये लोग क्या है ना, पिछड़े गांव से हैं। अब पिछड़े हैं तो इनके लिए जो पंचलाइट है बहुत बड़ी चीज है भाई, ठीक है। तो इसीलिए सब इकट्ठा हो जाते हैं। जो सरदार है वो भी अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले कुछ पूजा पाठ हो जाए भाई, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब, आप ही सोच लीजिए, जब कुछ भी लेकर आते हैं, कोई भी वस्तु लेकर आते हैं बढ़िया वाली, तो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, ताकि शुभ रहे सारी चीजें। आगे देखो होता क्या है, सभी लोग उत्साहित हैं, सब खूब खुश हैं, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा भाई। मतलब वो इतने अशिक्षित है ना, इतने कम पढ़े लिखे हैं, मतलब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं। अब वो लोग सोचते हैं आखिर पंचलाइट को जलाएगा कौन। लेकर तो आ गए सब मिलकर, लेकिन जलाना किसी को आता नहीं है। होता क्या है, अब होगी हीरो की एंट्री भाई, जो इस कहानी के हीरो हैं।
सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। ये कहानी का एक पार्ट हो गया। अब देखो, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। देखो, इसी टोली में एक गोधन नाम का लड़का है जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है और वो पंचलाइट को आसानी से जला सकता है। मतलब थोड़ा एडवांस है। हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई एडवांस बच्चा होता ही होता है, जैसे आप हो। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। अब चूंकि वो लड़का है भैया, तो लड़का है तो मन भटक गया और वो गांव की ही मुनरी नाम की एक लड़की से प्रेम करता है। होता क्या है भाई कि अब होगा क्या, देखो, मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब गोधन जो है मुनरी से प्रेम करता है। उसकी माँ को जब पता चलता है, क्या गोधन क्या करता है कि उसके घर से जब जाता है तो गाना वाना गा के निकलता है ना, तो मुनरी की माँ जो है उन्होंने शिकायत कर दी थी पंचायत वालों से कि मेरे घर के सामने से ये सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, सनम रे मैं तेरा सनम हूं। अरे ठीक है, आगे देखो, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है और इस कारण गोधन को जाति से निकाल दिया गया था। लेकिन होगा क्या, अब गांव में कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता है, सिर्फ गोधन ही जानता है जो कि गांव से बाहर है। अब अगर ये लोग पंचलाइट नहीं जला पाएंगे तो आसपास के गांव वाले भैया मजा लेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि यार लेकर आए, जला ही नहीं पाए। अब गांव वाले क्या करेंगे, गोधन को अभी बुलाएंगे। देखना, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वो पंचलाइट को जला देता है। मतलब पंच जो है ना, जैसे उनको पता चलता है गोधन जला देगा, वो उनको पूरा वापस बुला लेते हैं अपने गांव, ठीक है, और बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कोई गांव में उस लायक तो है भाई कि इसको जला सकता है, बेइज्जती तो नहीं होगा। फिर होता क्या है, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। बताओ, जिस गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत की थी, आज वही गोधन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। बताओ, सोचो, मतलब आवश्यकता जो है ना बड़े बड़े संस्कारों को नष्ट कर देती है मेरे भाई। आवश्यकता थी उस लड़के की इनको, तो देखो जितने भी वो सब थे ना कि गांव से बाहर नहीं बुलाया जाएगा, देखो बुला लिया गया। आवश्यकता बहुत बड़ी चीज है। पंचायत वाले भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाड़ी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, बस यही कहानी थी भैया। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। पहले स्टार्टिंग से लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो, ठीक है, और लास्ट में इसका ले लो। अब भैया हमने क्या क्या पढ़ा, देखो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, यानी कि 45 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। बचा क्या है, बचा है खंड काव्य, जो कि आता है बच्चों 5 नंबर का। खंड काव्य जो है वो आता है 5 नंबर का, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, खंड का मैं बात कर रहा हूं। तो खंड काव्य जो होता है ना, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी में किस जिले से हो, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में, मतलब ऐसे ऐसे है। तो आप किस जिले से हो यूपी में, और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना। खंड काव्य नहीं पता तो आप अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। लेकिन भैया इसको मैं पढ़ा सकता नहीं हूं, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग होता है। बाकी सारी चीजें सेम है सबका, पूरे यूपी का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा खंड का कंप्लीट। आपके जो सिलेबस में खंड काव्य है उसको पढ़ लेना, क्योंकि ये 100% फिक्स टॉपिक होता है। चलिए खंड खा पे चलें। ये देखो, खंड खा की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे खंड खा में संस्कृत का गद्यांश आता है 7 नंबर का। तो सबसे पहले हम संस्कृत के एक गद्यांश को पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से, आपको संस्कृत का ये गद्यांश दे दिया गया यहां से यहां तक। ठीक है, आपको करना क्या होगा, देखो ये आपका गद्यांश है, पूरा गद्यांश यहां तक आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखिए, मतलब ये किस पाठ से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका हिंदी मीनिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग अगर हम निकाल लेंगे भैया तो सब कुछ आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। तो देखो, पढ़ो इसको और पहचानो ये किस चैप्टर का गद्यांश है। देखो,
पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत, मतलब पंचशील जो है ये शिष्टाचार के विषय का सिद्धांत है, मतलब पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। अब आप लोगों को पता चल चुका होगा ये किस चैप्टर का गद्यांश है, ये है हमारे पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश। आपके जो गद्यांश आते हैं ना, मैं 4 चैप्टर बता देता हूं, इन 4 चैप्टर को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। देखो सबसे पहला चैप्टर है पंचशील सिद्धांता, संस्कृत भाषा या महत्वम, महामना मालवीय, और एक और चैप्टर है जातक कथा। बस ये 4 चैप्टर पढ़ लो, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, मैं स्टॉम्प पेपर पर ऐसे लिख कर दे दूंगा। ठीक है, आगे देखो, महात्मा गौतम बुद्धा, मतलब महात्मा गौतम बुद्ध, एतान पंचाबी, उन्होंने इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील मिति, पंचशील नामना नाम से स्वाशिष्यान, अपने शिष्यों को शास्त्रीयस्म उपदेश दिया था। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध जी ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। यही जो 5 सिद्धांत है ना, इसको महात्मा गौतम बुद्ध जी ने पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिया था। आगे देखो, एत एवायम शब्द, और यही शब्द आधुनिक समय में तथैव स्वीकृत है, और यही शब्द आज भी स्वीकृत हैं। आगे देखो, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत कर्मेण एवं संति, क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे अहिंसा। अहिंसा पहला सिद्धांत है, अहिंसा। दूसरा सत्यम, मतलब सत्य बोलना, मतलब अहिंसा ना करना, सत्य बोलना, और अस्तेयम, चोरी ना करना, अप्रमाद, प्रमाद ना करना, और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इति आदि। ठीक है, तो जो हमारा पंचशील सिद्धांत है ना, पंचशील जो सिद्धांत है वो क्रमशः इस प्रकार है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य यानी कि सत्य बोलना, तीसरा अस्तेयम, चोरी न करना, चौथा अप्रमाद, प्रमाद न करना, पांचवा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। आगे देखो, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत वैयक्त जीवनस, व्यक्ति के जीवन के अभ्युत्थानाय, उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन थे। मतलब बौद्ध युग में ना ये सिद्धांत व्यक्ति के जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। जो बौद्ध युग था उसमें इन सिद्धांतों का उपयोग ना मनुष्य के जीवन की उन्नति के लिए किया जाता था। लेकिन इमे परमज्ञ इमे सिद्धांता, लेकिन ये सिद्धांत आज राष्ट्राराम, राष्ट्रों की परस्पर मैत्री के लिए, सहयोग कारणान, और सहयोग के लिए विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांतेश्च, और विश्व की शांति के लिए साधनान शांति साधन है। लेकिन आधुनिक युग में ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री और सहयोग, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय जी के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश से सह भारत की, ठीक है, मैत्री जो हुई थी पंचशील सिद्धांत के अधिकृत आधार पे एवं हुई थी। मतलब महोदय जो हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में चीन देश से जो हमारी मैत्री हुई थी ना, वो इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। हमारे भारत और चीन में जो मैत्री हुई थी, जो समझौता हुआ था, वो पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी। क्यों? क्योंकि यतो ही उभावप, ये दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। जैसे हमारे भारत में भी बहुत सारे लोग बौद्ध को मानते हैं, और चाइना के लोग तो ज्यादातर बुद्ध को ही मानते हैं। आगे देखो, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। और आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यह गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार 4था बार होगा, लिख कर ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जब भी इसको सॉल्व करो ना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो और ऐसे लिख दो, पंचशील मिति ही ... करके आप लिख दो ग्रहीतवंता। यह लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। अब आपने कौन सा किया है कैसे
पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। देखो सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखिएगा, शायद यहां पे लिखा नहीं है, तो आप लोगों को संदर्भ सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, मैं बता दूं लिखकर, चलो मैं लिखकर यहां पे समझा देता हूं। जब भी इसको सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले एक काम करो, देखो आपको क्या करना है, पंचशील मिति ऐसे लिख देना है। देखो पंचशील मिति, ठीक है, ऐसे लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल के, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे करके ना आपको लास्ट वर्ड लिख देना है। देखो गृहीत वंता, गृहीत वंतः, ठीक है, ये लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कौन सा किया है, यही लिखोगे तो पता चल जाएगा। अब एक हेडिंग डालना बहुत प्यारा सा, संदर्भ एक हेडिंग डाल देना, संदर्भ। ठीक है, देखो 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का मिलेगा, तो हम संदर्भ का 2 नंबर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, अब ऐसे ब्लैक पेन से लिख देना संस्कृत भाग। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है, में संकलित, में संकलित। अब आपको लिख देना है बच्चों, यहां पे लिख देना है चैप्टर का नाम। देखो चैप्टर का नाम है पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांता, सिद्धांता, ठीक है, पंचशील सिद्धांता, ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, अवतरित है, अवतरित है। बस बच्चों इतना लिखना है संदर्भ में। देखो आपको जब भी इसको सॉल्व करो ना, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर आपको ऐसे लिख देना है ताकि मैंने यही गद्यांश किया है, फिर संदर्भ लिखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। ये संस्कृत भाग को ब्लैक कर देना, पंचशील सिद्धांता को ब्लैक कर देना, बाकी ब्लू से लिख देना, संदर्भ हेडिंग ब्लैक से लिख देना। ठीक है, ऐसे अगर लिख दोगे, एग्जामिनर जो कॉपी जो चेक करेगा ना, वो खुश होकर ऐसे दे देगा, बेटा ले 2 नंबर, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, हो गया, तो ये हो गया संदर्भ। अब हिंदी अनुवाद लिखना है जो मैंने आपको बताया था, इसको नोट कर लो। अगर मान लो संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर का गद्यांश आ जाता है, तो यहां पे चैप्टर का नाम चेंज कर देना, बाकी सेम संदर्भ रहेगा। अगर किसी और चैप्टर का आता है भाई, चैप्टर का नाम चेंज कर देना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब अनुवाद हेडिंग डालेंगे और इसको लिखेंगे। देखो अनुवाद, वही चीज जो मैंने अभी बताया वही मैं लिख दूंगा। देखो ध्यान से समझो, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह शब्द अभी भी वैसा ही स्वीकृत है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, चौथा है अप्रमादा यानी कि प्रमाद ना करना, तथा 5वां है ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांत के आधार पर हुई थी। चलो इसको नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भैया, नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इन सबका नोट्स भी देता हूं अपने शुभम लेक्चरर ऐप पे, तो प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे हमारा नंबर भी मिलेगा, कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते थे, आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बस ऐसे अगर लिख दोगे 5 नंबर, इसका भी आपको एग्जामिनर ऐसे देगा और टोटल ऐसे करके ऐसे देगा, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, ऐसे आपको 7 में 7 नंबर वो दे देगा। चलो भैया गद्यांश हो गया। अरे भैया हमें 13 टॉपिक पढ़ने हैं। कुछ बच्चे होंगे उनको नींद आ रही होगी, यार अभी गिर जाएंगे। भैया सोना है,
अगर आप सो गए ना तो आपकी किस्मत भी सो जाएगी। कुछ बड़ा करना है तो जाग कर करो भाई, हम कुछ बड़ा करने आए हैं। इस बार हम टॉपर बनेंगे, मेहनत कितना भी करना पड़े, ठीक है। ये प्रण ले लो, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और ये 12th जो है ना आपका आखिरी बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद बोर्ड एग्जाम आपको नहीं देना है, फिर कंपिटिटिव एग्जाम ही देना है। चलो महत्वपूर्ण पद्यांश पे आ जाते हैं बच्चों। ये देखो महत्वपूर्ण पद्यांश भी 7 नंबर का आता है और ये 100% फिक्स टॉपिक होता है, आपके संस्कृत का 100% फिक्स टॉपिक। मैं जो बता रहा हूं शब्दों पर ध्यान दो। आपके संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ संस्कृत के पद्यांश ही हैं, बस वही चैप्टर पूरा पढ़ लो, 7 नंबर कंप्लीट। फिर भी अगर डाउट है ना तो 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, एकदम पक्का है भैया 7 नंबर, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि सर जी पूरे सुभाषित रत्नानी चैप्टर के श्लोक बता दो तो मैं लेकर आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो इसको पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुण्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कहा जा रहा है जल बिंदु निपातेन, मतलब जल बिंदु, जल की छोटी छोटी बूंद गिरने से क्रमशः पुण्यते घटा, पूरा घड़ा भर जाता है। मतलब जल की छोटी छोटी बूंद गिरने से, जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सा हेतु, और यही हेतु है सर्व विद्या नाम, और यही विद्या धर्म से, धर्म और धन में भी, धन का भी यही हेतु है। मतलब धीरे धीरे आप विद्या इकट्ठा करेंगे थोड़ा थोड़ा ना, तो एक दिन आप ज्ञानी हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारी विद्या हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा थोड़ा धर्म का पालन करेंगे, एक दिन आप धर्मात्मा बन जाएंगे। और अगर धन को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करेंगे ना, एक दिन आपके पास बहुत सारा धन होगा। मतलब कहा जा रहा है जैसे एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके विद्या, धर्म और धन का भी यही हेतु है। इसको थोड़ा थोड़ा अर्जित करने से धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व करना, सेम प्रोसेस, ऐसे लिख देना जल बिंदु डॉट 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 करके धनश्च च, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया है। अब देखो यहां पे संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे भी संदर्भ के आपके 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद के 5 नंबर, ठीक है। तो देखो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। भैया इसको आप ब्लैक पेन से लिख देना और चैप्टर का नाम जो है ना इसको भी ब्लैक पेन से लिख देना, ये 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे लिख देगा आपके लिए, ठीक है। मतलब प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, हो गया 2 नंबर। और सुभाषित रत्नानी का ही पद्यांश है। अनुवाद देख लो, जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित होती हैं। अब आप सोचें भैया कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप सोचें कि मैं डायरेक्टली करोड़पति हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे 1-1 लाख, 10-10 हजार, 20-20 हजार करके ना धीरे धीरे आप कमाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दिन आप करोड़पति हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करने से सब होता है, तुरंत कोई अंबानी नहीं बना। अंबानी जी के भी जो पिताजी है ना, मुकेश अंबानी के धीरू भाई अंबानी जी, वो भी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, आज उन्होंने रिलायंस का एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया कंपनी, ठीक है। तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो मैं तुरंत बड़ा हो जाऊं, ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये हो गया। अब चलो हिंदी व्याकरण वाले सेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले मुहावरे एवं लोकोक्तियां आएंगी 2 नंबर के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें होगा कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे देखो घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बच्चों खुशियां मनाना। ये पीला वाला जो है ना, यही इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग देखो कैसे करोगे। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने
होने पर, ठीक है, होने पर सभी कर्मचारी ने घी के दिए जलाए। देखो थोड़ा सही कर लेना, वाक्य प्रयोग ऐसे होगा, देखो ध्यान से, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। यहां पे दिए कर देना बीच में, ठीक है, घी के दिए जलाए। तो घी के दिए जलाना जो है ये आपके वाक्य में आ चुका है, वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। बस ऐसे लिख देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा वाला देख लो। दूसरा, आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग देखो बच्चों, जैसे देखो, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये लोकोक्ति है। देखो सोहन भैया हैं, उन्होंने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, लेकिन अब जो चावल से निकलने वाली भूसियां होती है ना, उसको भी बेचकर अच्छे पैसे कमा रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब चावल भी बिक गया, भूसी भी बिक गई, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, चलो भैया ये भी हो गया। 2 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है बच्चों अपठित गद्यांश। इसको समझ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यहां से लेकर यहां तक आपको ये गद्यांश को पढ़ना है। देखते हैं आगे तो नहीं है, हाँ देख लें आगे, हाँ यहां तक पढ़ना है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे। देखो आपके सामने है का, खा, गा करके। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे इसके लिए 1 नंबर मिल गया, इसके लिए 2 नंबर मिल गया, इसके लिए भी 2 नंबर मिल गया। टोटल 5 नंबर आपको मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर जी इन गद्यांश का आंसर कहां मिलेगा? तो इन गद्यांश का आंसर जो है ना, इन क्वेश्चन का आंसर जो है इसी गद्यांश में आपको मिल जाएगा। ये जो गद्यांश आपके सामने है ना, इसी में मिल जाएगा। लेकिन इसको पहले पढ़ो आप लोग। चलो पढ़ते हैं। देखो आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। जो सभी लोग भैया धारावाहिक देखते हैं ना, सीरियल देखते हैं, इन सब में बच्चों को दूर रखो भाई। बच्चे जो है ना बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण करते हैं, बुरी चीजों को ज्यादा वो अप्लाई करते हैं, अच्छी चीजों को ज्यादा ग्रहण नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, आजकल फैशन, अनास्था यही सब उसमें देखने को मिलता है। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाज शास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है, क्या मानना है देखो आगे, मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। देखो फोन अगर आपके पास है ना, फोन में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं जो उससे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग चीजें देख रहे हैं। तो उसमें सारी चीजें हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो अच्छे नहीं होते या फिर जो भटके हुए हैं बाल्यावस्था में, उनको किशोरावस्था में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वे इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इससे मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? अरे भैया अभी पहले ही लाइन में इसका आंसर था। ये देखो भैया, ये देखो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती है। मतलब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ज्यादा देखने को मिलती हैं। बस हो गया, 1 नंबर कंप्लीट। हो सकता है ये 2 नंबर का भी आ जाए भाई। ठीक है, 5 में से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, तीनों में से 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, बाकी दोनों 2 नंबर के। खा, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है?
मतलब दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? क्योंकि दूरदर्शन जो है ना, अगर बच्चे पा जाएं तो उसको बहुत देर तक देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वो सोचते हैं कि पूरा मूवी खत्म हो जाएगा तभी हम जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो दूरदर्शन को बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, देखो सब कुछ यहां पे लिखा होगा शायद, हाँ लिखा है, समझो। देखो क्या है, अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। मतलब दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर कैसे पड़ता है? मतलब आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, देखो क्या है, ध्यान से समझो। ओम, देखो दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? क्योंकि बच्चे जो है दूरदर्शन में घंटों तक चिपके रहते हैं, वो ज्यादा देर तक देखते हैं। तीसरा गा, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? दूरदर्शन के आदत से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दूरदर्शन से जो है ना मानसिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप दूरदर्शन ज्यादा देखते हैं। देखो सब कुछ इसमें दिया गया है, बस थोड़ा अलग तरीके से दिया है। देखो ये देखो क्या लिखा है, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि दूरदर्शन से मानसिक विकास रुक जाता है और दृष्टि में कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए हमें दूरदर्शन से बचना चाहिए, उसकी आदतों से बचना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन का आंसर जब लिखेंगे ना तो आपको करना क्या है, वही सेम प्रोसेस जैसे आपने गद्यांश में किया था, बहुत सिंपल सा है। देखो ध्यान से, ये देखो ऐसे लिख देना, आजकल दूरदर्शन डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड सकता है। अब का वाला क्वेश्चन आपका था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है? तो देखो दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां अधिक देखने को मिलती हैं। बच्चों 1 नंबर आपका कंप्लीट। ठीक है, चलो दूसरा वाला देख लो, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है? तो देखो दूरदर्शन का प्रभाव बच्चों पर अधिक इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चे अधिक देर तक दूरदर्शन देखते हैं, मतलब वो ज्यादा देर तक घंटों तक दूरदर्शन में चिपके रहते हैं, जिससे उन पर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। गा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, बढ़ते चलो आगे। गा, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए? दूरदर्शन के आदत से क्यों बचना चाहिए? वैसे अब टीवी का जमाना जा रहा है क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फोन आ रहा है, फोन भी बहुत खतरनाक है भाई, लेकिन क्या किया जाए। दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है, इससे कमजोरी आ सकती है दृष्टि में। तो 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। तो ऐसे 5 में 5 एग्जामिनर देगा अगर ऐसे लिखकर आओगे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया बच्चों, चलो आगे बढ़े, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब होता है ना 2 शब्दों का जोड़ा। जैसे देखो आपका है अनल, अनिल, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखो फर्स्ट है पृथ्वी और आकाश, सेकंड है अग्नि और वायु, थर्ड है जल और वायु, फोर्थ है पानी और आग। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि और वायु। देखो अनल का मतलब होता है अग्नि, अनिल का मतलब होता है वायु, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। दूसरा देखो सुत, सूत का सही अर्थ क्या होगा? पुत्र और पिता, पुत्र और सारथी, पुत्र और माता, पुत्र और पत्नी। भैया ये सही होगा। देखो सुत का मतलब होता है पुत्र, सूत का मतलब होता है सारथी, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पुत्र और सारथी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ो बच्चों, बढ़ते चलो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है भैया? पहले हम छोटे छोटे थे ना तब पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे, उसी को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखो कपि, कपि, ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कपि आपको दे दिया गया तो ऐसे लिख देना। बंदर, हाथी, सूर्य, इसको तीनों नाम से हम पुकारते हैं। गुड़, गुड़ को हम विशेषता, स्वभाव, रस्सी, कौशल ये सब कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं बहुत सारी चीजें आगे आगे बताने वाला हूं, टेंशन फ्री रहना, बस आप लोग साथ बने रहें। साथ आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है कुछ आगे बड़ा करने के लिए। चलो भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ, 2 नंबर का ये भी आता है। जैसे देखो फर्स्ट, जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसका कोई अंत ही ना हो, असीम, अनंत, परम या विस्तृत। भैया अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं होगा ना वो अनंत होगा। दूसरा, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल, अमितभाषी, मितभाषी या बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर होगा हाँ
बहुत कम बोलने वाला इसको क्या कहेंगे भाई? मुझे लग रहा है मितभाषी होगा। आप लोग कमेंट करके बताना, जो आपको सही लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना। चलो भैया, मुझे तो तीसरा ही सही लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, वाक्य संशोधन। अब इसमें क्या होगा, जैसे वाक्य आपको ये वाला दिया गया, इसमें गलती है, ये मैंने सही करके लिख दिया, इसमें भी गलती है, ये मैंने सही करके लिख दिया। बस आपको वाक्य में गलतियां दी जाएंगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखो, फर्स्ट है गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है, इस तरह लिख लो, गौतम की पत्नी का नाम अहल्या था, ये सही है। दूसरा, 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, नहीं, कानपुर के 4 व्यक्ति बोले, ये सही है। बस ऐसे गलत को सही करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है उसको भी समझ लेते हैं भैया। अब देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है भैया ना, अब हम आ चुके हैं रस छंद अलंकार पे। और मैं आपकी खुशखबरी बता दूं भैया कि रस छंद अलंकार तीनों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सब एक वीडियो में। आप YouTube पे जाना, सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो आज हम वीर रस को समझते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो परिभाषा और उदाहरण लिख रहे हैं बस। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस का लिखना है तो ट्रिक है, ऐसे लिख दो, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे करुण रस का भी स्थायी भाव शोक है, बाकी सेम प्रोसेस, ठीक है। उदाहरण देखो वीर रस का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ बुक्स में डेफिनेशन अलग तरीके से भी हो सकता है, उसको भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, सारे बुक का सही होता है। उदाहरण भी अलग हो सकता है। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, वीर रस हो गया। अब छंद पे चलते हैं। छंद में मैंने सोरठा को लिया है। देखो, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस ये हो गया सोरठा की परिभाषा। ये दोहा का उल्टा होता है बच्चों, दोहा में पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 होंगी। चलो उदाहरण देख लो भैया, ये देखो, मात्राएं गिनना भी मैं बता दूंगा। देखो, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहे। ये पहला चरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चरण है, ठीक है। तो पहले और तीसरे में 11-11, इसमें और इसमें 11-11, और दूसरे और चौथे में 13-13 होना चाहिए। चलो गिनते हैं भैया। देखो, रा पे आ का मात्रा है तो यहां पे 2 मात्राएं होंगी, मां अकेले हैं तो 1, 2 1 3 1 4 1 5, सॉरी यहां पे शायद 2 होगा, ठीक है। 2 1 3 1 4 और यहां पे होगा 2 6, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया पहले चरण में। तीसरे में भी 11 होना चाहिए, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 2 10 1 11, पहले और तीसरे में 11-11 हो चुकी हैं। दूसरे और चौथे में देख लो, देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, दूसरे में 13 हो गया, चौथे में भी 13 होना चाहिए। ना पर ए का मात्रा 2, ता पर छोटी का मात्रा 1, 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो देखो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो गई, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होंगी, यही सोरठा है। अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल याद है भाई, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया बच्चों। चलो अब अलंकार पे चलते हैं। इसमें मैंने एक एक बताया है आपको, रस एक, छंद एक, अलंकार एक। जो वीडियो में बता रहा हूं ना, उसमें मैंने सारे बता दिए भैया, जाकर देख लो। देखो अलंकार में रूपक अलंकार हमने लिया है। देखो, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाएगा ना, वहां रूपक अलंकार होगा। जैसे देखो, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। उदाहरण देख लो इसका, रूपक अलंकार का उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब हरि जी के चरण जो हैं वो कमल के समान है। तो किसकी तुलना किससे की जा रही है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। देखो चरण की तुलना की जा रही है, अब जिससे की जाए, कमल से की जा रही है, तो ये उपमान होगा। बस यही लिख दो भाई, स्पष्टीकरण लिख के आप लिख दो, उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल, बस हो गया।
स्क्रीनशॉट लो फटाफट, बढ़ते चलो आगे। अब चलते हैं बच्चों पत्र लेखन पे। ये देखो पूरे 6 नंबर का आता है पत्र लेखन, और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पत्र को पढ़ेंगे। लिखने का तरीका अगर आपको पता है भाई, आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, मैं मानता हूं बिल्कुल इजी है अगर आप लिखना जानते हैं तो। देखो आज हम लिखेंगे किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब हमें भैया बिजनेस करना है, किसी बैंक के प्रबंधक से हमें लोन लेना है, उसके लिए आवेदन पत्र हम लिखेंगे। तो देखो जब भी आप पत्र लिखो सबसे पहले लिखो सेवा में, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर प्रबंधक, किसको आप पत्र लिख रहे हो, प्रबंधक जी को लिख रहे हैं तो प्रबंधक लिख दिया, ठीक है। किस बैंक के प्रबंधक हैं, पंजाब नेशनल बैंक के हैं। ये बैंक है कहां भैया, वो भी तो लिखना है, तो सिविल लाइंस फैजाबाद में ये बैंक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले सेवा में, फिर आप जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रबंधक को लिख रहे हैं, किसके प्रबंधक है, किस बैंक के, पंजाब नेशनल बैंक। कहां है ये बैंक, सिविल लाइंस फैजाबाद। इतना आपको लिखना है। आपको एक ही पेज में पूरा लेटर लिखना है हो सके तो, ठीक है, या 2 पेज यूज कर सके तो वो भी कर सकते हैं। विषय देख लो बच्चों, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, बैंक में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, ये हमारा विषय है, ठीक है। अब आप यहां नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे, क्या, ये जो मैंने लिखा है। देखो आपको क्या करना है, इसी के नीचे से लिखना शुरू कर देना। देखो लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि वर्ष 2000 में 2025-26 हम नहीं लिखेंगे, 2000 डॉट डॉट में अवध विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवाकर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित दिनांक डालना मत, ऐसे लिख देना भौदिये काखागा, अपना नाम मत लिखना, काखागा अयोध्या फैजाबाद का मैं हूं तो ऐसे लिख देना, ठीक है। बस हो गया बच्चों। आपको करना क्या है, ट्रिक समझो सिर्फ। देखो सबसे पहले आप जब पत्र लिखो सेवा में, जिसको पत्र लिख रहे हो वो लिखो भैया पूरा, विषय लिख दो किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, फिर महोदय लिखकर अपनी पूरी दुख कथा सुना दो, अपनी पूरी प्रॉब्लम यहां पे मैंने बता दिया। लास्ट में धन्यवाद सहित दिनांक भौदिये काखागा अयोध्या फैजाबाद। पूरे 6 के 6 नंबर ऐसे देगा कॉपी चेक करने वाला, ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, भर भर के नंबर मिलेगा भाई, फिर मेहनत करो। चलो अब चलते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे, ये है बच्चों निबंध। और आज हम निबंध लिखेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि है आधुनिक शिक्षा प्रणाली गुण और दोष। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, इस पर आज हम निबंध लिखेंगे। देखो बच्चों जब भी आप कोई भी निबंध लिखो ना, मतलब जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें उसके गुण क्या है, दोष क्या है, वो हम जानेंगे। तो जब भी लिखो पहले एक रूपरेखा लिखो। रूपरेखा में हम वो चीजें लिखते हैं ना, वो हेडिंग लिखते हैं जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। जैसे फर्स्ट हेडिंग डालना है प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण, तीसरा डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष, चौथा डालना है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार, और पांचवा हेडिंग उपसंहार। मतलब पहला प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। चलो अब लिखते हैं भैया। सबसे पहले प्रस्तावना हम लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे, यही सारी हेडिंग एक एक करके हम डालेंगे और यहां पे लिखेंगे। देखो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए समाज एवं देश के हित के लिए इसके उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है। चूंकि समाज एवं देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेद मंत्रों की शिक्षा को पर्याप्त कहा जाता था, किंतु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देश में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली है, किंतु ये अभी भी पर्याप्त नहीं है। हमें बिजनेस के क्षेत्र में भैया प्रगति होनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही है, बेरोजगार युवक बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण क्या हैं, क्या गुण हैं जो हमारी आज की शिक्षा प्रणाली है उसके गुण। देखो
आधुनिक युग में शिक्षा प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए प्रचलित की जा रही है। आज इंटरनेट के माध्यम से शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जोड़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन एवं संशोधन किए गए हैं, जिसके द्वारा आज शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। परीक्षा प्रणाली को वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदल गया है। भैया अब वार्षिक परीक्षा के जगह पर सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त आज छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन उसकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा पूरे वर्ष उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों से आंका जाता है। साथ ही आधुनिक समय में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाया जा रहा है। मतलब किस ग्रेड में आप हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, मतलब किस ग्रेड में, ए प्लस में, ठीक है। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करके शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। देखो सरकार जो है ना वो चाहती है कि भैया शिक्षा फ्री हो, लेकिन कुछ प्राइवेट संस्था भाई पैसे लूट रहे हैं तो लूटने दो, मजे ले रहे हैं। तीसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के दोष क्या है। देखो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विस्तार होने के बावजूद भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनेक त्रुटियां हैं। आधुनिक शिक्षा में संतुलन, विवेकशीलता, नैतिकता का स्थान समाप्त होता जा रहा है। आधुनिक शिक्षा के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है, जिससे बेरोजगारी आदि समस्याओं में वृद्धि हुई है। आधुनिक शिक्षा में डिग्री की प्रधानता, अनुशासनहीनता, अंग्रेजी भाषा का माध्यम, दिशाहीन परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा का अभाव आदि होने के कारण इसमें ज्ञान और बुद्धि का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखो, यद्यपि आधुनिक, देखो ध्यान से भैया, खुल जा। देखो यद्यपि कहां गया, इधर चलते हैं, नहीं ये नहीं है भाई, ये है। ठीक है, देखो यद्यपि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, किंतु यह शिक्षा व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित होती जा रही है। शिक्षा व्यवस्था ने आज ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने छात्रों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्यों, नैतिकता, परंपराओं से दूर कर दिया है, जिसके फलस्वरूप छात्रों में असंतोष, प्रतिस्पर्धा, द्वेष भावना आदि की वृद्धि हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लो। अगला देखो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे करोगे। देखो भैया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा को रोजगार मुख बनाना होगा। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना होगा जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवसाय एवं रोजगार का चुनाव करने में भी सहायक हो। छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के ढांचे को तैयार किया जाना चाहिए। संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए तथा सरकार को निजी स्कूल व निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी को रोकनी चाहिए। जो लोग मनमानी फीस लेकर बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं ना, उन पर रोक लगानी चाहिए। आगे देखो, 5वां उपसंहार हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, लास्ट हेडिंग, कैसे हम बच सकते हैं इससे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के कुशल संचालन हेतु व शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु केंद्र व राज्य सरकार को अपनी मूल दर्शक मुद्रा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय पर्यवेक्षक की भूमिका निभाना आवश्यक है। अन्यथा आधुनिक शिक्षा निजी हाथों में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरियों को भरने और देश के नवयुवकों को अंधकार में झोंकने का साधन बनकर रह जाएगी। शिक्षा प्रणाली में शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए भी कड़े कदम उठाकर उसे उचित प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। बस हो गया बच्चों, शायद आपका खत्म हो गया। तो यही था पूरा निबंध। ठीक है, तो पूरे 50 नंबर के टॉपिक हमारे यहां पर फिनिश हुए। मतलब 50 नंबर खंड खा का, 50 नंबर खंड का, पूरे 100 नंबर, ठीक है, आपके फिनिश हो चुके हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लास हम आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।